नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बहुत रॉयस एकेडमी में। आज का डेट है 28 अप्रैल 2022 और डेली के करंट अफेयर्स में हम लोग मेन जो सोर्स रेफर करने वाले हैं वो ऑफ कोर्स द असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल रिलीज। आगे बढ़ने से पहले डाउनलोडिंग लिंक जो रहेगा इस पीडीएफ का वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा हुआ रहेगा। एंड इफ यू एट ऑल वांट टू टेक एडमिशंस इन भद्रवास एकेडमी एंड गेट योर नेम आल्सो फ्लैश्ड लाइक दिस इन आवर कोचिंग बैनर, देन ऑफ कोर्स एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन टू दीज नंबर्स और आप वहाँ से डायरेक्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन भी कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली लॉग ऑन भी कर सकते हैं bhadrasacademy.in, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन डेली के बेसिस पे हम लोग अपलोड भी करते हैं। एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला असम ट्रिब्यून से लिया गया है। मोदी जी आज असम में है, कुछ इनॉग्रेशन चीज़ें कर रहे हैं। क्या क्या इनॉग्रेशन कर रहे हैं? सबसे मेन जो चीज़ इनॉग्रेशन कर रहे हैं वो अमृत सरोवर प्रोजेक्ट के रिलेटेड है। ठीक है, नाउ अमृत सरोवर प्रोजेक्ट के अंडर 75 वाटर बॉडीज को क्रिएट की जाएंगी गवर्नमेंटल लैंड्स में। ठीक है, जिसको किनके द्वारा रन किया जाएगा? वहाँ के लोकल एसएचजीज के द्वारा, फार्मर ग्रुप्स जो होते हैं वो इनको रन करेंगी। राइट नाउ ध्यान दीजिएगा, ये ऐसी वाटर बॉडीज होंगे जो क्या मल्टीपर्पस रिजर्वायर का काम करेगी। मल्टीपर्पस बोले तो एक कोई पर्पस नहीं होगा, इनका बहुत सारा पर्पस होगा। जैसे उसी के पानी से इरिगेशन भी किया जाएगा, उसी के पानी से वहाँ के आजू बाजू वाले ग्राम पंचायत वाले लोगों को जो है बेसिकली वाटर सप्लाई प्रोवाइड करवाया जाएगा। वहीं पे फिशरीज भी की जाएगी, वहीं पे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, रिक्रिएशनल मतलब समझते हो वही जो बोटिंग जो आप लोग करते हो ना, नाव लेकर इधर से उधर जो जाते हो, वो उस चीज को कहते हैं रिक्रिएशनल। ठीक है, तो वो चीज जो है यहां पर भी की जाएगी। तो वही चीज, एक ही चीज, एक तीर से बहुत सारे निशाने लगाए जाएंगे काइंड ऑफ। ठीक है, सो वाटर बॉडीज विल बी इन गवर्नमेंटल लैंड। मैंने पहले ही बोला ना, गवर्नमेंटल लैंड्स में किया जाएगा, बट इसको रन किन के द्वारा किया जाएगा? वहां के लोकल लोगों के द्वारा, लोकल फार्मर्स ग्रुप के द्वारा। इसका मतलब अगर वहां के लोकल एसएचजीज, वहां के लोकल फार्मर ग्रुप्स अगर कोई भी वाटर बॉडी के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं तो उन लोग को कुछ प्रॉफिट तो चाहिए ना यार। कोई फ्री, देयर इज नो नथिंग लाइक फ्री लंच, राइट? तो कुछ तो लेंगे ना। तो वो लोग क्या लेते हैं? दे टेक बेसिकली कुछ मतलब जो फायदा होगा। सो फॉर एग्जांपल फिशरीज अगर वो कर रहा है, राइट, तो अगर उससे जो भी फायदा होगा थोड़ा मोड़ा वो लोग भी लेंगे, और थोड़ा लेकिन फायदा पंचायत भी लेंगी, क्योंकि वो लोग अपना लैंड प्रोवाइड कर रही है। भाई देख लो ना, लिखा हुआ है क्लियरली दैट एक गवर्नमेंटल लैंड्स में 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड प्रोवाइड किया जाएगा, एक्सेप्ट इन हिली डिस्ट्रिक्ट्स है, क्योंकि हिली डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा छोटा भी होने से चलेगा, क्योंकि ऑफकोर्स जोग्राफिकल कॉन्स्ट्रेंट्स के कारण, है ना। बट ध्यान दीजिएगा, ये जो किया इसलिए जा रहा है क्योंकि 75th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस अपन सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो अच्छा, हाँ, और भी चीज़ जो लिखी हुई थी, जैसे इस टाइप के जो भी लेक्स प्रोजेक्ट, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट कैरी आउट की जाएंगी तो यहाँ पे मनरेगा, उसके बाद ऑफ कोर्स हमारे आसाम गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर समग्र ग्राम्य उन्नयन योजना और फिशरीज डिपार्टमेंट के भी वेरियस योजना है, जैसे मिशन फिंगर लेक। ठीक है, तो ये सब चीज़ें को भी कन्वर्ज किया जाएगा काइंड ऑफ। ठीक है, जो सेंट्रल और सेंट्रल सेक्टर या फिर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, सबको कन्वर्ज करके बेसिकली मिशन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। इसीलिए तो इसको बोला गया ना, ये एक मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट होने वाला है। ठीक है, कोई एक पर्पस नहीं होगा, मल्टीपर्पस होंगे। एनीवेज, नेक्स्ट असम ट्रिब्यून से यह लिया गया है रिगार्डिंग किसान मेलाज। राइट, अब देखो तिनसुकिया में जो है ना, किसान विज्ञान केंद्र ने और ट्यूसडे को ऑर्गेनाइज किया किसान मेला। ना किसान मेला होता क्या है वही हमें समझना पड़ेगा ना। बट एक चीज हम लोग जो देखने, ये किसान मेला किस इनिशिएटिव के अंडर इन्होंने लॉन्च किया? वो इनिशिएटिव है किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। ठीक है, ये एक नेशन वाइड कैंपेन है जो कि आज़ादी का अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करते हुए हम लोग बेसिकली बना रहे हैं। ठीक है ना, एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए आप प्रेजेंस पर्सपेक्टिव में इसको डायरेक्टली इंक्लूड कर सकते हो। एग्रीकल्चर या फिर फार्मर्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है तो उसमें भी यहाँ से फोल्डर पॉइंट डायरेक्टली उठाया जा सकता है ना। ऑर्गेनाइज किया जाता है किसान मेला अंडर किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी, ये अभियान के अंडर में। ठीक है, और इसमें बेसिकली क्या किया जाएगा ना, एक मेला लगाया जाएगा काइंड ऑफ ना। इस मेले में वो झूला नहीं होगा, आप लोग जो छोटे में झूलते थे ना, है ना, और कॉटन कैंडीज खाते थे, वो सब मेला नहीं होगा। देखो ये ऐसा मेला होगा जहाँ पे फार्मर चीज़ें रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, दैट इज़ आपको कितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर कौन से फर्टिलाइजर्स आपको इस्तेमाल करना चाहिए, किस टाइप के ट्रक्स आपको इस्तेमाल करना चाहिए, है ना,
क्या ऐसा चीज़ करेंगे जिससे कम दामों में ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। इनफैक्ट नए नए जो अभी टेक्नोलॉजीज़ हैं, नए नए जो प्रोसेस है, जैसे नेचुरल फार्मिंग के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करवाई जाएंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द सरकार, ठीक है। फार्म मैकेनाइजेशन कैसे किया जाए प्रॉपर वे में, सस्टेनेबल वे में, राइट, और बेस्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को समझाई जाएंगी। उन लोग को बताया जाएगा किसानों को दैट आप जो अपने प्रोडक्ट है उसको मार्केट में कैसे प्रॉपरली लिंक कर पाओगे जिससे आपको मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। उसके बाद अगेन नए एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ और फार्मर के रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम्स तो चलाए ही जाएंगे किसान मेलाज में, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट द हिंदू से लिया गया यह स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के रिलेटेड न्यूज़ में था, ठीक है, क्योंकि अभी 2022 में ही ये बेसिकली उड़ान भरने वाली है प्रॉपरली। नाउ इसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि जीएस पर्सपेक्टिव में GS3 में अवेयरनेस इन स्पेस में डायरेक्टली आपका सिलेबस में दिया हुआ है, एंड यू नीड टू नो अबाउट दीज थिंग्स। मोर ओवर प्रीलिम्स में भी डायरेक्टली आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो एनीवेज देखते हैं। देखो दोस्तों, ये जो है ना एक स्मॉल व्हीकल रहेगा जिसका अपना वेट जो है 110 टन का रहेगा। ये मात्र 72 घंटा, दैट इज 72 आवर्स ही लेने वाला है। यहाँ पे अगर कोई सैटेलाइट डालिएगा ना, यूजुअली क्या होता था ना, पहले अगर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वो सबसे अगर डालते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दिन लग जाता है, कभी कभी 1 महीने से भी ज़्यादा लग जाता है, मतलब उसको ऑर्बिट में कोई भी सैटेलाइट को लॉन्च करने में, ठीक है। बट इसमें आप मात्र 72 घंटा में आप इसको लॉन्च कर पाइएगा। इट कैन कैरी सैटेलाइट जिसका वेट है 500 किलो तक। जी हाँ, 500 किलो तक का सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में यह आराम से लॉन्च कर सकता है। वहीं पर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कितना वेट तक का लॉन्च कर सकता है, वह है 1000 kg, ठीक है। नाउ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है ये 3 स्टेज, मतलब 3 जो है सॉलिड स्टेज है व्हीकल है, ठीक है, क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है ना दैट एक सॉलिड 2 सॉलिड स्टेज होते हैं, एक लिक्विड स्टेज, बट यहाँ पर तीनों सॉलिड स्टेज है जिसके कैपेबिलिटीज है टू लॉन्च 500 kg ऑफ सैटेलाइट मास इनटू 500 किलोमीटर लोअर अर्थ ऑर्बिट, और 300 kg का जो कोई भी सैटेलाइट लोड को वह सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में भी लॉन्च कर सकता है। और ये कहा जा रहा है ये जो लॉन्च व्हीकल होने वाला है ये बहुत ही परफेक्टली सूट करने वाला है टू लॉन्च मल्टीपल माइक्रो सैटेलाइट्स। अगर आपको लॉन्च करने हैं तो इस टाइप के व्हीकल से लॉन्च करना विल बी द मोस्ट चीपेस्ट ऑप्शन अवेलेबल, ठीक है ना। नेक्स्ट भी दोस्तों द हिंदू से लिया गया है रिगार्डिंग ऑयल, पाम ऑयल के रिलेटेड। ना आपको पता है दैट दुनिया भर में अभी ऑयल की कहीं ना कहीं शॉर्टेज चल रही है। मेन रीजन क्या है, वह है रशिया यूक्रेन। क्यों? क्योंकि देखो ऑयल में जो खाने वाले कैटेगरीज में ऑयल्स आते हैं ना, बहुत काइंड ऑफ ऑयल आता है। एक तो होता है पाम ऑयल, एक होता है सनफ्लावर ऑयल। जी हाँ, और सनफ्लावर ऑयल का जो मेन प्रोड्यूसर है ना वह है यूक्रेन और रशिया, है ना। अब देखो इन लोगों में अगर झगड़ा चल रहा है तो कौन, अभी यूक्रेन तो इज नॉट इन अ पोजीशन एट ऑल राइट टू एक्सपोर्ट, है ना। मोर ओवर रशिया के साथ भी अगेन लोग ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब दुनिया ज़्यादा सा कोऑर्डिनेट अभी नहीं करना चाहती है, सैंक्शंस का डर कहीं ना कहीं मंडरा रहा है, राइट। तो दुनिया भर में कहीं ना कहीं ऑयल की बहुत ही ज़्यादा कमी हो गई है। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए जब भी पाम ऑयल की बात करें तो इंडोनेशिया का नाम बहुत ज़्यादा आता है। क्यों? क्योंकि इंडोनेशिया बहुत ही ज़्यादा मायने में पाम ऑयल प्रोड्यूस करता है। अब क्या हुआ ना दैट दुनिया में ऑयल की शॉर्टेज है। ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना, दुनिया में ऑयल का शॉर्टेज है, राइट। अब क्या करेगी, तो ऑफकोर्स जहाँ पे शॉर्टेज हुआ मतलब क्या, सप्लाई कम है, सप्लाई कम है मतलब डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा मतलब इन्फ्लेशन आएगा, ठीक है। मतलब इंडोनेशिया के फार्मर्स के लिए तो बल्ले बल्ले, है ना, क्योंकि उनको तो चाहिए ना भाई, जितना ज़्यादा दुनिया में मांग हो उतना ज़्यादा उन्हें पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो अब फार्मर्स क्या वहाँ के लोगों को सर्व करना चाहेंगे पाम ऑयल? नहीं ना। तो वो लोग सोचेंगे नहीं भाई हम पर सारा इंपोर्ट कर दे, क्योंकि इंपोर्ट करने में मैं 1000 रुपये कमा रहा हूँ, बट वहीं पर अगर मैं वही सामान अगर अपने लोकल इसमें बेच रहा हूँ तो मात्र 100 रुपये कमा रहा हूँ, तो मैं क्यों ना एक्सपोर्ट करूँ उस चीज़ को, ठीक है। तो अच्छा, अब सब वहाँ के सारे फार्मर्स एक्सपोर्ट करने लग जा रहा है। अब वहाँ के अगर एक्सपोर्ट करोगे तो वहाँ के लोकल मार्केट में तो बचेगा ही नहीं ना भाई, है ना। अब क्योंकि वहाँ के लोकल मार्केट में डिमांड बढ़ गया है तो ऑफकोर्स वहाँ के लोकल मार्केट में जो पैसे बढ़ गए हैं। अब वहाँ के लोकल लोग बोल रहे हैं अरे भाई हमारे देश में ही पाम ऑयल उगाया जाता है और दुनिया को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हम ही को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, ऐसा कैसे होगा। तो वो लोग आपके गवर्नमेंट के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उनकी गवर्नमेंट ने बोला हाँ भाई बिल्कुल सही है भाई, पहले हम लोग, पहले अपने लोग, उसके बाद दुनिया, भाड़े में जाए दुनिया, ठीक है। तो इसलिए वहाँ के गवर्नमेंट ने बोला देखो भाई हम एक्सपोर्ट में बैन लगवाने वाले हैं, है ना, और आज से यह बैन लगने वाला है। अच्छा, आज से अगर ये बैन लगेगा मतलब आप लोग समझ गए होंगे दैट आने वाले दिनों में जो भी हम लोग ऑयल इंपोर्ट भी करते थे ना इंडोनेशिया से, अब तो वो इंपोर्ट भी बंद, मतलब इंडिया में कॉस्ट और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसलिए जाओ भागो आज ही घर में कुछ एटलीस्ट 2 महीने के लिए उस इन
जो पीने वाला ऑयल है उनका स्टॉक कर लो, नहीं तो बहुत महंगे में आपको खरीदना पड़ेगा, है ना। एनीवेज, सवाल ये भी होता है इस आर्टिकल में दिया हुआ है दैट ये जो इम्पैक्ट इंडिया को कैसे करेगा भाई। अब देखो, इंडिया जो है ना बिगेस्ट इंपोर्टर है पाम ऑयल का, है ना। इनफैक्ट जितने भी वेजिटेबल ऑयल कंजम्पशन अपन करते हैं उसमें 40% तो अपन पाम ऑयल ही पीते हैं। आई मीन पीते डायरेक्टली नहीं है भाई, है ना, उससे सब्जी वब्जी बनाकर या फिर जो भी भुजिया वुजिया बना के खाते होंगे आप लोग, ठीक है। इंडिया मीट्स हाफ ऑफ इट्स एनुअल नीड ऑफ पाम ऑयल फ्रॉम इंडोनेशिया। देखो हालात तो हम जितना पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं ना, मलेशिया भी है इस कैटेगरी में आता है, बट इंडोनेशिया में से हम बहुत ज़्यादा करते हैं। और प्राइसेस जो है सोयाबीन ऑयल का मोस्ट कंज्यूम्ड आफ्टर द पाम ऑयल रोज बाई 29%। देखो सोयाबीन ऑयल का ही जो कॉस्ट है वो भी 29% से अप हो गया अभी, ठीक है, ड्यू टू द मेन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। और सनफ्लावर ऑयल अगर देख लीजिएगा 90% ऑफ विच इंडिया गेट्स फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन, तो वो तो खैर ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। और प्राइसेस इन इंडिया में स्काई रॉकेट ऐसा बोला जा रहा है, अभी तक 100% नहीं है, बट स्टिल अभी तक हम लोग देखो अगेन वी डू एनालिस, मैं कितने सालों से एनालिसिस कर रहा हूँ इनको करंट अफेयर्स का, तो कहीं ना कहीं पता है भैया और भी दाम तो गारंटी बढ़ने वाला है। बट हाँ, ऐसा अगर कल हो दैट कल को इंडोनेशिया की गवर्नमेंट बोले नहीं नहीं भी इंडिया के लिए हम लोग खुला थोड़ा मोड़ा खुला छूट दे रहे हैं, तो बात अलग है। बट स्टिल अभी जो है दाम बढ़ने वाली है एंड इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट टाइम फॉर इंडिया, ऐसा बोला गया है इस आर्टिकल में। ऑलराइट, चलो Guys, the next news that we are going to discuss is taken from Down to Earth, और ये किसके लिए रिलेटेड बात कर रहा है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। नाउ क्या हुआ ना, द मेडिकल एजुकेशन और ड्रग डिपार्टमेंट और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है, ये लोग जो है ना प्रायोरिटाइज कर रहे हैं हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना, है ना, और वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। कहाँ पर, महाराष्ट्र में, इंडिया में, ठीक है। GS2 पर्सपेक्टिव में आप इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से इस टॉपिक से बिल्कुल रिलेट कर सकते हो, क्योंकि बिल्कुल जी हाँ, दिस इज एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ओनली। बट सवाल होता है दैट ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में आज तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, किसके बारे में पूछता है, उनकी फंक्शनैलिटी के रिलेटेड, दैट वो एक्चुअली में करती क्या है, वो चीज़ तो आपको पता रहना चाहिए ना भाई। तो देखो, इससे सिर्फ वही चीज़ एक तो पता रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बट साथ ही साथ आपको बहुत समय क्या होगा ना, दैट फोल्डर पॉइंट्स, केस स्टडीज, एग्जाम्पल्स आपको लिखने पड़ेंगे, राइट। तो ये बिल्कुल डायरेक्टली आप ये एग्जाम्पल आप उठाकर अपने मेंस के आंसर में लगा सकते हो ना। कैसे, चलो पहले डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ऑफ कोर्स नाम में ही पता चल रहा है, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, तो क्या है भैया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही होगा ना। ये क्या काम करती है ना, दैट डेवलपिंग कंट्रीज में जो प्राइवेट सेक्टर है उनके साथ, प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी के साथ कोऑर्डिनेट करती है और कोशिश करती है उनको इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ये उन्हीं टाइप ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है जो क्या फॉर प्रॉफिट हो या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए हो, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली इनको भी तो खुद सस्टेन करना है ना भाई, ठीक है। तो जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हो उनमें ही ये खर्च करती है और मेक श्योर करना चाहिए दैट वो प्रोजेक्ट ऐसी होनी चाहिए जिसके कारण पॉवर्टी रिड्यूस होता हो और साथ ही साथ उस रीजन का डेवलपमेंट होता हो। ऐसा अगर कोई प्रोजेक्ट है ना, जैसे कोई सोचो कोई प्राइवेट सेक्टर आके किसी ने वो बियर का बार खोल लिया, दारू का बार, है ना, तो उससे तो घंटा कुछ हो नहीं वाला है ना यार, पॉवर्टी तो रिड्यूस नहीं होना है, ठीक है, उल्टा और भी पॉवर्टी बढ़ रहा है उससे, ठीक है। तो उस टाइप का प्रोजेक्ट में ये लोग इन्वेस्ट नहीं करती है, बट कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिससे जैसे MSMEs में प्रोजेक्ट इन्वेस्ट करना, जिससे वो और भी ग्रो हो, उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, तो क्या होगा, अल्टीमेटली गरीबी जाएगी, है ना। तो जी हाँ, उस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट में यह इन्वेस्ट करती है। ध्यान देना, फॉर प्रॉफिट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है, ठीक है। एस्टेब्लिश किया गया था 1956 में। ये एक मेंबर है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। क्लियर है नाउ। इसको ओन और गवर्न किया जाता है बाय मेंबर कंट्रीज ओनली, बट इसका अपना खुद का एक अलग सा एग्जीक्यूटिव लीडरशिप और स्टाफ भी है, जो क्या उसके दिनचर्या के जो बिजनेस है उसको संभालने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। यही नहीं, इसका और भी एक काम है पता है इस ऑर्गेनाइजेशन का, वो कोई भी गवर्नमेंट जो होती है ना उनको भी एडवाइस करती है दैट उन गवर्नमेंट को किस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना चाहिए, कैसे पार्टनरशिप करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर के साथ। समझ लो बात ना। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की अगर बात करें तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में दोस्तों ये आते हैं, दैट इज IBRD, दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट,
इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जिसके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा किया, नेक्स्ट इज मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मीगा, और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिस्प्यूट्स। ठीक है, याद रहेगा, ये भी अपने आप में MCQ भी पूछा जा सकता है, दैट बताओ भैया वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स में इनमें से कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। तो याद रखिएगा IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, मेरे साथ रिपीट करो, IBRD, उसके बाद IDA दैट इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, उसके बाद IFC दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, उसके बाद मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मीगा, और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो न्यूज़ लिया गया दोस्तों, यह है द हिंदू से लिया गया है। GS पर्सपेक्टिव में GS3 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, इस टॉपिक से आप इसको डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं। बात की जा रही है भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में। नाउ अभी न्यूज़ में क्यों है पता है, क्योंकि भारत नेट प्रोजेक्ट में जो है ना इम्प्लीमेंटेशन में डिले हो गया है, और डिले के कारण उल्टा सरकार को अपने जेब से बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च करने वाली है, मतलब पड़ेगी, राइट। मतलब जो टाइम फ्रेम सेट किया गया था ना, उसमें अगर कवर हो जाता तो मात्र 20,000 करोड़ रुपए खर्च होते, मतलब 20,100 करोड़ रुपया खर्चा, है ना। बट अभी क्योंकि लेट हो गया तो देखिए 3 गुना बढ़ गया ये ऑलमोस्ट, है ना। 61,109 करोड़ रुपए खर्च होने वाला है सरकारी एस्टिमेट्स के मुताबिक। ठीक है, ओरिजिनली 2011 को लॉन्च किया गया था एज नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, बट अभी तो हम लोग भारत नेट प्रोजेक्ट बोल रहे हैं सर, क्या है ये। देखो इसको 2015 में रीनेम किया गया था, है ना, नामकरण इसका फिर से नया किया गया टू द भारत नेट, थोड़ा इंडिजिनस टच देने के लिए। ठीक है, क्योंकि देखो ना पहले नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क थोड़ा अंग्रेज टाइप का नाम था, है ना। एनीवेज, इट सीक्स टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी, किनको भैया, 2.5 लाख ग्राम पंचायत, ये एम था। कैसे, ऑफकोर्स ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, है ना। और ये मिशन को इम्प्लीमेंट किया जाने वाला था भाई भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। इसका ऑब्जेक्टिव यही था दैट कैसे इन ऑप्टिकल फाइबर्स को वेरियस ग्राम पंचायत तक पहुंचाया जाए। ग्राम पंचायत मतलब गांव वाले रीजन तक। अगर गांव वाले रीजन में आप इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, इसका मतलब क्या, दैट कहीं ना कहीं वहां के लोगों को कुछ तो फायदा होना चाहिए। कैसे फायदा करेंगे भाई, देखो गवर्नेंस के सेक्टर में ई गवर्नेंस वहां पे फ्लरिश हो पाएगा जल्दी से। ई हेल्थ फैसिलिटीज वहां पे लोगों को इंश्योर किया जाएगा। जैसे अभी क्या होता है ना, अभी कोई भी अगर डॉक्टर है ना, उन लोग को अगर जबरदस्ती बोला जाए दैट हाँ जाओ आपको 1 साल काम करना ही पड़ेगा गाँव में, तो अब तो जाना ही पड़ेगा। बट अब क्या होता है ना, डॉक्टर को भी सब कोई मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, बट बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जिनको ज़्यादा पैसे कमाने होते हैं, तो वो लोग सोचेंगे नहीं भाई मेट्रो सिटीज़ में ही रहे, हम ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। ठीक है, तो उसके केस में क्या होता है ना, दैट लोग गांव में जाना नहीं चाहते हैं। अब अगर ई हेल्थ फैसिलिटीज़ आ जाए तो सरकार भी इंश्योर कर पाएगी ना दैट ये लोग को, भले ही ये लोग शहरों में रहे बट वहाँ से भी ये लोग ये सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकते हैं गाँव वाले एरिया में। समझ रहे हो बात। तो इससे यही नहीं, ई एडुकेशन, ई बैंकिंग, इंटरनेट और डिफरेंट अदर सर्विसेज जो कि रूरल इंडिया को मिल सकती है, सारे सर्विसेज इसके थ्रू प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और साथ ही साथ ये एस्टेब्लिश करेगी हाईली स्केलेबल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल टू ऑन नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस, राइट। मतलब स्केलेबल ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है जो कि फ्यूचर में स्केलेबल भी हो सके, क्योंकि अल्टीमेटली अभी जो गांव है आज से 20-25 साल बाद शायद वो उस रीजन का डेवलपमेंट होगा, राइट। शायद वो टायर 3 टायर 4 सिटीज़ में कन्वर्ट होंगी, उसके बाद टायर 2, उसके बाद टायर 1, मतलब वो तो खैर टाइम लगेगा, बट एनीवेज उसी लिए बोला ना, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसे क्रिएट किया जाएगा जो स्केलेबल इन नेचर हो। ठीक है, नेक्स्ट रिवर रैंचिंग प्रोग्राम के रिलेटेड था। एग्जाम यूटिलिटी पर्सपेक्टिव से GS3 इकोनॉमीज ऑफ एनिमल रेयरिंग से आप डायरेक्टली इसको रिलेट कर सकते हैं। देखो क्या क्यों ये न्यूज़ में था, क्योंकि अराउंड 1000 फिश फिंगरलिंग्स ऑफ मेजर इंडियन कार्प्स जैसे कतला, रोहू, मृगाल, ये सब जो है ना फिश के स्पीशीज है, इनको गंगा में रिलीज किया गया है। ठीक है, तो अंडर दिस रिवर रैंचिंग प्रोग्राम। तो इसीलिए रिवर रैंचिंग होता क्या है, देखो ये काइंड ऑफ एक्वाकल्चर है, जहां पर क्या होगा ना, जैसे कतला, रोहू, मृगल, इसको पहले एक पर्टिकुलर कैप्टिविटी में इसको उगाया जाता है। मतलब यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉन्ड में रखा जाएगा जहां पर उसको प्रॉपरली खाना पीना दिया जाएगा, है ना, जब तक वो एडल्ट ना हो जाए। ठीक है, बट जब उसको एडल्ट हो जाएगा ना, उसके बाद इसको रिलीज कर दिया जाता है। मतलब इनिशियल स्टेजेस में, फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ जो है उनको कैप्टिविटी में रखा जाता है, बट जैसे वो इवेंचुअली एडल्ट हो जाते हैं तब उनको रिलीज कर दिया जाता है बड़े रिवर में। ठीक है, जैसे यहाँ पे गंगा में रिलीज किया गया है। समझ लो बात। अब
ये जो है एक स्पेशल एक्टिविटी है जिसको प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्कीम के तहत किया जाता है, जिसके तहत एम यही है दैट देश भर में फिश प्रोडक्शन को और भी ज़्यादा इन्हांस करना है, राइट। मोर ओवर लैंड और वाटर का यूटिलाइजेशन, उसका एक्सपेंशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, राइट। इसका नोडल एजेंसी कौन है दोस्तों मिशन रिवर रैंचिंग प्रोग्राम का? वह है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज हैज़ डेजिग्नेटेड नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि हैदराबाद बेस्ड है, ठीक है। तो वो नोडल एजेंसी है फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। नाउ सवाल ये भी होता है दैट इसका बेनिफिट क्या है भैया रिवर रैंचिंग? देखो, दो बेनिफिट है। एक तो रिवर के इकोसिस्टम, रिवराइन इकोसिस्टम के लिए भी बेनिफिट है और वहाँ के फिशिंग कम्युनिटीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड है। कैसे भैया? देखो, रिवराइन इकोसिस्टम के लिए क्या होगा ना दैट ये सस्टेनेबल फिशरीज होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप जो रिलीज कर रहे हो, सोचो कोई भी रीजन में, तो पोल्यूटेड रीजन में तो रिलीज नहीं करोगे ना जी, क्योंकि आपको पता है दैट जहाँ पे पोल्यूशन है वहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे फिशेस को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। वहाँ पे एल्गल ब्लूम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसी जगह में रिलीज करोगे जो क्या रिस्पेक्टिवली ज़्यादा क्लीन रीजन हो, ठीक है। इससे क्या होगा, हैबिटेट डिग्रेडेशन जो है वो भी बहुत हद तक घट जाएगा, बायोडाइवर्सिटी आराम से उस रीजन का कंजर्व होगी और सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो अंधाधुन है, क्योंकि वहाँ के लोगों को भी तो एक एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा ना। आप सोचो ना, यहाँ पे अगर मछलियों को रिलीज कर रहोगे, मतलब आप अगर सोचो आपने 10,000 मछलियों को रिलीज किया, राइट, तो 10,000 ही थोड़ा ना रहेगी, वो और भी बच्चे पैदा करेंगी, है ना, और ये प्रोलिफरेट होते रहेगा होते रहेगा होते रहेगा, 10,000 10 लाख में कन्वर्ट हो सकता है, समझ लो बात। तो वही चीज़ बोला जा रहा है, वहाँ के फिशिंग कम्युनिटीज़ जो है उनके लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उनको भी अच्छा प्रॉपरली इनलैंड फिशरीज़ को और भी ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा ऐसे भी, है ना, और उनको भी पैसे मिलेंगे, उनकी लाइवलीहुड भी सिक्योर्ड रहेगी। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, द हिंदू से लिया गया GS3 पर्सपेक्टिव में अवेयरनेस इन स्पेस में, ऑफकोर्स इस आर्टिकल को आप रिलेट कर सकते हो। ये बात कर रही है रिगार्डिंग नासा का लूसी मिशन। ये क्या है? देखो, लूसी मिशन जो नासा ने लॉन्च किया ना, वो इसलिए लॉन्च करने वाली है जिससे एस्ट्रॉयड्स जो है ना, एस्ट्रॉयड बेल्ट मतलब वो एस्ट्रॉयड बेल्ट जो क्या जुपिटर के ऑर्बिट में है। आपने क्या पढ़ा है अभी तक? मार्स और जुपिटर के बीच वाले बेल्ट में एस्ट्रॉयड मिलता है, राइट। बट जिस ऑर्बिट में जुपिटर मूव कर रही है ना, उसमें भी, उस ऑर्बिट में भी कुछ कुछ एस्ट्रॉयड्स है। अब मार्स, नासा का जो लूसी मिशन है, ये उस वाले एस्ट्रॉयड्स को स्टडी करेगी जो क्या जुपिटर के ऑर्बिट में है। मार्स और जुपिटर के बीच वाला जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है ना, उसको नहीं, जुपिटर के अलोंग जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है उसको, ठीक है। इसको लॉन्च किया जाने वाला है अक्टूबर 2022, ठीक है। और दिस इज नासाज फर्स्ट मिशन टू एक्सप्लोर जुपिटर ट्रोजन एस्ट्रॉयड एंड इट इज़ सोलर पावर्ड मिशन। ऑफ कोर्स यार, इतने दूर में अगर भेजा जाएगा तो ये सोलर पावर्ड मिशन ही होना चाहिए, ठीक है। एंड इट इज़ एस्टिमेटेड टू बी ओवर 12 ईयर लॉन्ग ड्यूरेशन, जहाँ पे ये स्पेसक्राफ्ट जो है वेरियस एस्ट्रॉयड्स में विजिट करेंगी और बेसिकली स्टडीज़ कैरी आउट करेंगी। देखो, मैं जो बोल रहा था ना, देखो ये क्या है, सन, मर्क्यूरी पहला सबसे सामने वाला प्लैनेट, उसके बाद वीनस दूसरा सामने वाला, तीसरा है अर्थ और चौथा है मार्स, ठीक है। अब देखो, मार्स और जुपिटर के बीच में जो है ना, ये जो बेल्ट है इसको कहते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट, है ना। बट लूसी जो है इस एस्ट्रॉयड बेल्ट को स्टडी नहीं करेगी, बल्कि ये जुपिटर के अलोंग जो ऑर्बिट में, जिसको हम लोग ट्रोजन एस्ट्रॉयड कहते हैं, ये वाले को और ये वाले को, ठीक है, इसको हम लोग ट्रोजन एस्ट्रॉयड कहते हैं, इस वाले बेल्ट के एस्ट्रॉयड्स को स्टडी करेंगी, देखेगी दैट हाँ ये कब बना हुआ है इस रीजन में, मतलब इन एस्ट्रॉयड्स का डेंसिटी क्या होगा, राइट। तो देखो, ये सब अगर पता चलेगा ना, ऑब्वियसली हम कहीं ना कहीं पता कर सकते हैं दैट हाँ ओवरऑल अर्थ का ओरिजिन और इवोल्यूशन ओवरऑल कैसे हुआ था, ठीक है। तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन समझ गया। अब कल हम लोगों ने कुछ MCQs पूछा था, उसके आंसर्स आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे पहला था कार्बन प्राइसिंग अप्रोच के रिलेटेड, 2 स्टेटमेंट्स दिए गए थे। दोनों स्टेटमेंट में, दूसरा वाला स्टेटमेंट में यहाँ पे ओनली लगाया हुआ था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डैमेज ऑफ क्रॉप्स नहीं, और भी वेरियस अदर रीजंस भी थे दोस्तों। तो अगेन दिस वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग, सो ऑप्शन ए वाज करेक्ट है। दूसरा वाला रिपोर्ट इशूड बाई, अच्छा, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, ये जो है USA के द्वारा रिपोर्ट रिलीज़ किया जाता है। तीसरा है रिसेंटली एक स्कीम ऑफ आसाम गवर्नमेंट जो क्या था पैंडेमिक विडो सपोर्ट स्कीम, उसको क्लोज कर दिया गया था। उसके रीजंस हम लोगों ने क्लियरली आर्टिकल में ही डिस्कस किए थे, दैट डिक्रीजिंग नंबर ऑफ कोविड केसेस हो रहे हैं और जिसके कारण जो फैटलिटीज़ है स्टेट में वो 0 हो गई है, ठीक है। इसलिए ये वाला जो स्कीम है उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया, जिसमें 2.5 लाख रुपीज़ कोई भी विडो को दिया जाता था जिनके पति और नहीं रहे, है ना। नेक्स्ट दोस्तों, ये कुछ जैसे हाँ आंसर का जो ये है AAD, और देखिए आप लोगों ने सब ने ही AAD सिर्फ यहाँ पर
ट्रैवलिंग विद विनय, है ना, ए यहाँ पे आपका तीनों तीनों गलत है विनय, है ना, शायद मालीगांव का हवा आपको लग गया है। प्रॉपरली थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करो भाई, इतना गलत क्यों हो रहा है? देखो सी बी ए डी ओ ने सबका सही है ऑलमोस्ट, बट आप देखो इन्हें हसल बसल ने एक ही गलत किया, चलो आपका तो पूरा का पूरा गलत है भाई मेरे। थोड़ा प्रॉपरली देखा करो आप मुझे लगता है ना आप डायरेक्टली जंप कर जाते होगे, मतलब आप क्या बोलते हैं एमसीक्यूज में डायरेक्टली जंप मत करो, पहले पूरा पढ़ो चीज़ों को, ठीक है, उसके बाद लिखो। अब मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आप धीरे धीरे आराम से इंप्रूवमेंट होएगी, आपको टेंशन मत लो, ठीक है। और आप तो अच्छा सही आंसर तो देते थे यार, अचानक क्या हो गया? चलो कोई बात नहीं, एक दो दिन हो ही सकता है। हाँ, और भी कुछ कुछ क्वेरीज थे, जैसे इन्होंने लिखा था फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन डिस्टर्ब स्टेट टैक्स शुड बी फुल्ली रिमूव्ड। अच्छा हाँ, इन्होंने बेसिकली कल जो मैंने आंसर डिस्कस किया था ना, उसका बेसिकली इन्होंने वो लिखा था। तो अगेन बहुत अच्छा पॉइंट है दैट हाँ एब्सोल्युटली अगर डेवलपमेंट लाना है नॉर्थ ईस्ट में तो ये डिस्टर्ब टैग स्टेटस को हटाना पड़ेगा। बट वही है ना तेजो में, देखिए आप डिस्टर्ब टैग को अगर हटाइएगा ना तो उसके लिए एक्चुअली में ग्राउंड लेवल में आपको आफ्सपा हटाना पड़ेगा इन जनरल, राइट, क्योंकि आफ्सपा अगर देख लीजिएगा ऑलमोस्ट अभी भी 100% रिमूव नहीं हुआ है, राइट, बहुत हद तक अभी भी है। तो अगेन ठीक है, दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट एंड आप इसको बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हैं। एंड फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज शुड बी डेवलप, एब्सोल्युटली दिस इज वेरी गुड पॉइंट, बहुत अच्छा, आप मतलब आंसर राइटिंग कर रहे हो, बहुत अच्छा। अच्छा AAD, चलो इनका भी सही है। सर माई होम टाउन इज़ इन जोरहाट एंड हेयर इज़ अ सेंटर फॉर एन इंस्टीट्यूट, एब्सोल्युटली गुवाहाटी में भी है, जोरहाट में भी है भद्रायस अकेडमी। Now my question is, Jorhat Institute faculty is same as Guwahati or not? Yes, actually the faculties keeps on moving from one region to another as well, so you won't be having any quality deficiency. We promise you to provide maximum, the best quality that you will be having. Not only the quality perspective, but if you see different other aspect as well, like the out like very small tricks, like मैं यहीं पे आपको कितना कितना ट्रिक्स शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये तो एक झलक है, ठीक है। आप एक बार इंस्टीट्यूट अगर ज्वाइन भी करोगे टेक्निकली तो आप उसके बाद आपको एक्चुअली में पता चल जाएगा दैट व्हाट वी एक्चुअली प्रोवाइड, राइट, एनी टाइम। उसलिए तो बोल रहा हूँ ना दैट इफ यू वांट टू टेक एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट एनी टाइम यू कैन कॉल ऑन टू दीज नंबर्स, आवर हेल्पलाइन आर एब्सोल्युटली ओपन फॉर यू। अच्छा, ये परसों वाले कुछ वीडियोज़ में कमेंट आए थे, जैसे वेरी इफेक्टिव, होप दैट यू विल ऑलवेज बी विथ अस। अरे बाप रे, इतना इमोशनल, अरे पगले रुलाएगा क्या? ऐसी बात नहीं है भाई, बिल्कुल बिल्कुल हम आपके साथ ही हैं, सब समय ही रहेंगे। ये ऐसा हो ही नहीं सकता दैट मैं आपको छोड़ दूँ और आप मुझे छोड़ दो, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, ठीक है। एनीवेज, नेक्स्ट इज प्रियंका बोल रही हैं, अपार्ट फ्रॉम करंट अफेयर एनालिसिस यू हैव ऑल्सो गिवन एम्फेसिस ऑन आंसर राइटिंग। यस वी एब्सोल्युटली डू इट, नॉट ओनली हेयर बट इफ यू विल विजिट आवर वेबसाइट एज वेल, bodraisacademy.in, so there also you will be coming in acquaintance with many of the question answers that is being practiced on a daily basis, right? So please आप वहाँ पर भी लॉग इन करके हमारे बारे में और भी जान सकते हैं। एनीवेज, आज का क्वेश्चन कुछ है जो मैं देना चाह रहा हूँ और नीचे कमेंट सेक्शन में आप उसके आंसर्स लिखो, ठीक है। पहला है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कुकिंग ऑयल नीड्स फॉर इंडिया। ओके, इंडिया मीट्स हाफ ऑफ इट्स एनुअल नीड ऑफ पाम ऑयल फ्रॉम इंडोनेशिया। दूसरा स्टेटमेंट है, इंडिया इज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ पाम ऑयल विच मेक्स अप टू 40% ऑफ इट्स वेजिटेबल ऑयल कंजम्पशन। आपको बताना है A 1 ओनली, B 2 ओनली, C बोथ 1 and 2, D neither 1 nor 2। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इस आंसर का? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिवर रैंचिंग प्रोग्राम। ओके, पहला है, रिवर रैंचिंग इज अ फॉर्म ऑफ एक्वाकल्चर इन विच population of fish species is held in captivity for a later stage of their lives when they are adults. दूसरा है, nodal implementation agency has been designated as National Fisheries Development Board. Okay, तो आपको बताना है कौन सा सही है, 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Next question है regarding SSLV, that is which among the following statement regarding small satellite launch vehicle SSLV is not correct. पहला ऑप्शन है, it will take only 72 hours to integrate in orbit. दूसरा, SSLV is a 3-stage all solid stage vehicle. Next is, it is perfectly suited for launching multiple micro satellites. और चौथा है, it can carry satellite weighted up to 5000 kg to low earth orbit. ठीक है, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है दैट कौन सा इसका सही आंसर है। एनीवेज, आ जाता है दोस्तों आज के मेंस क्वेश्चन में रिगार्डिंग ग्रीन टेक्नोलॉजी क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। दैट ग्रीन टेक्नोलॉजी होता क्या है? देखो, ये क्वेश्चन अगर कोई भी नहीं बना पाएगा तो मैं यही बोल पाऊंगा दैट आप लोग बहुत
कम लेवल में पढ़ाई कर रहे होगे शायद, ठीक है, क्योंकि अभी तो सब जगह ग्रीन 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 है ना। तो मेक श्योर करना दैट ये खुद से लिखो अपने से, ठीक है। नहीं अगर पा रहे हो देन यू रिफर टू दीज मॉडल आंसर्स, ऑफ कोर्स दीज आर द मॉडल आंसर्स विच वी डू प्रोवाइड फॉर यू गाइज, सो दैट यू कैन एक्चुअली नॉट हैंग अप इन बिटवीन दैट, अरे भाई मेरे को तो पॉइंट्स नहीं मिल रहा, हाउ टू स्टार्ट इट, हाउ टू एंड इट, हाउ टू राइट, व्हाट आर ऑल द थिंग्स दैट वी नीड टू राइट इन द मेन बॉडी पार्ट, राइट। क्योंकि देखो क्या पूछा गया है, ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में सबसे पहला, मतलब डायरेक्टली यहाँ पे तो कुछ आपको इंट्रोडक्शन सोचने की भी जरूरत नहीं है, सीधा ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर आप डेफिनेशन लिख सकते हो, इंडिया की क्या पोजीशन है ग्रीन टेक्नोलॉजी, क्योंकि अल्टीमेटली आपको यही लिखना पड़ेगा, डिस्कस इंडियाज प्रोग्रेस इन ट्रांजिशन थ्रू ग्रीन टेक्नोलॉजी, राइट। मतलब इंडिया ग्रीन टेक्नोलॉजी जो है वो इकोनॉमिक पुश कैसे इंडिया में प्रोवाइड कर सकती है, इंडिया का जो प्रोग्रेस है ग्रीन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड क्या है, सारे पॉइंट्स लिखकर आप अपने आंसर्स को अल्टीमेटली एक कंक्लूजरी पॉइंट से एंड अप कर सकते हो, राइट। सो अगेन कंक्लूजन, मैं चाहता हूँ दैट आपके अपने इनोवेशंस होनी चाहिए, ज़्यादा इनोवेटिव रहिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो हर रोज डोंट डिपेंडेंट ऑन मी टू राइट ए कंक्लूजन, बट एनीवेज जस्ट डू सी द थिंग्स इफ यू एट ऑल वांट, right? This was all about the discussion from our side. Hope you like it, and if you like then do hit the like button guys. We'll be waiting for that of course. And of course जो भी जैसे दूसरे बच्चे भी लिखते हैं ना, कुछ भी अगर उनको कुछ डाउट अगर आपको भी हो रहा है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, we will surely cover up that doubt for you as well. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच गाइस।